हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ हैंडमेड्स टेल का एपिसोड 3 और एपिसोड 4। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और पहले के पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेबी अपनी माँ के लिए दुनिया के सभी चीजों से ज्यादा कीमती होता है, पर अगर ताकतवर लोग की वजह से एक माँ का अपना ही बच्चे पर कोई हक न हो तब एक माँ कैसा महसूस करेगी, ये हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस वीडियो में कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से जून की दोस्त ग्लेनोवा की जगह किसी और को रखा गया था और ग्लेनोवा को जेल में डाल दिया गया था और उसको कुछ बोलने की आजादी भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके मुंह को भी एक कपड़े से बंद कर दिया गया था। ग्लेनोवा को किस बात की सजा मिली थी ये हमें आगे पता चलेगा। अब फिर हमें जून के पास की कुछ चीजें दिखाई देती है जहाँ पर जून और मोरिया अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रही थी। और एक दिन वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहाँ पर जून को पहले काम करने वाली लड़की नहीं दिखती है, उसकी जगह एक लड़के को रखा गया था और जून अपना ऑर्डर देती है लेकिन उसका कार्ड नहीं चल रहा था। लेकिन जून ने पिछले ही दिन बैंक में पैसे डाले थे और तभी वहाँ पर लड़का बिना बात के जून और मोरिया को गाली देता है। ये बात उन दोनों को काफी अजीब लगती है, पर वे दोनों बात को ज्यादा नहीं बढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिस जाकर जून बैंक को कॉल करके अपने बंद हुए कार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी उसे अपने ऑफिस में आर्मी दिखाई देती है और जून को कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसी दिन जून को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके ऑफिस की सभी लेडीज को काम से निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी गलती के। और ये फैसला उनके बॉस का भी नहीं था। जॉब के जाने से सभी लेडीज बहुत परेशान थी और किसी किसी के ऊपर तो उनके पूरे घर की जिम्मेदारी भी थी। ऑफिस के बाहर आते समय एक आर्मी मैन जून को अंडर हिज आई ये कहता है और जून को कुछ समझ नहीं आता है और वे सभी अलग आर्मी लग रहे थे। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और जून जहाँ पर रह रही थी वहाँ के लोग और मेड्स उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। उनको लग रहा था कि जून प्रेग्नेंट है क्योंकि जून ने मेड से इस महीने सैनिटरी पैड नहीं मांगे थे। जून को अच्छा खाने को दिया जा रहा था। सेरेना भी जून से उसके हालचाल पूछती है और जून को प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद में सेरेना जून को लेकर मिस वाल्टन के घर हेना की बेबी को देखने जाती है और सेरेना जून को भी एक बार बेबी को पकड़ने के लिए देती है ताकि जून भी अपने आने वाली बेबी को फील कर पाए। बेबी को पकड़कर जून को अपनी बेटी की याद आती है और वहीं पर जून को मिस वाल्टन से पता लगता है कि बेबी यानी कि एंजेला हेना का दूध पी रही थी। और दूध पीने के बाद में मिस वाल्टन ने जब बेबी को अपने पास में लिया था तो हेना ने उसको काट लिया था। मिस वाटलैम इस बात को लेकर हेना से बहुत गुस्सा थी और मिस वाटलैम तो यहाँ तक कहती है कि बेबी जब माँ का दूध पीना खत्म कर देगी तब वो खुद हेना को घर से बाहर निकाल देगी। और इसे सुनकर जून को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जब सभी औरतें यहाँ पर बातें कर रही थी तब जून हेना से बात करने जाती है और भले ही अपने बेबी पर हेना का कोई हक न हो फिर भी वो अपने बेबी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन आज जो हेना ने मिस वाटलैम के साथ में किया था, जून फिर से उसे वो सब करने से मना करती है, नहीं तो अथॉरिटी और अमीर लोगों के साथ लड़के हेना अपनी जान को खतरे में डाल देगी। लेकिन हेना को किसी बात की भी फिक्र नहीं थी। जब तक वो बेबी को दूध पिला रही थी तब तक वे लोग उसकी सारी बातें मानने को तैयार थे। हेना को तो ये भी लग रहा था कि मिस्टर वाटलैम उसे असली में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जून को असलियत पता थी कि वो लव नहीं करता है बल्कि ये तो मिस्टर वाटलैम की हवस है। जून सेरेना से माफी मांगती है क्योंकि उसने बिना परमिशन हेना से बात की थी। लेकिन सेरेना को लग रहा था कि जून प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे कुछ भी बुरा भला नहीं कहती है। जब जून घर की तरफ आ रही थी तो वो निक से ग्लेनोवा के बारे में पूछती है और उसको हेना के बेबी के बारे में भी बता देती है। लेकिन निक के हाथ में भी कुछ नहीं था। जून ग्लेनोवा की दोस्त थी और ये बात निक ने अथॉरिटीज को बता दी थी, तो कुछ अथॉरिटीज के लोग उससे बात करने के लिए आए हुए थे। वे लोग जून से ग्लेनोवा के बारे में पूछते हैं कि उसने उससे क्या बात करी थी और क्या उससे पहले से ही पता था कि ग्लेनोवा एक लेस्बियन है और उसकी एक वाइफ भी है। जून अगर थोड़ा भी देर से जवाब देती तो उसे इलेक्ट्रिक गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। जून अपनी आवाज उठाती है क्योंकि उसके अनुसार लेस्बियन और गे कोई अपराध नहीं है, जिसे सुनकर अथॉरिटीज की लेडी जून को बहुत बुरी तरीके से मारती है। और सही टाइम पर सेरेना आकर जून को प्रेग्नेंट बोलकर उसे बचा लेती है। जून प्रेग्नेंट है ये सुनकर वहाँ की अथॉरिटीज के लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
अब कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर जून और मोरिया देश में लेडीज के लिए बदले हालत के लिए परेशान थी। और अब तो सरकार ने एक नया लॉ निकाल दिया था, जिसके मुताबिक औरतों का अपनी संपत्ति पर कोई भी हक नहीं रहेगा और उनको मर्दों पर डिपेंड होना पड़ेगा। वुमेन के लिए एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वे लोग देश छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर ग्लेनोवा को कोर्ट ले जाया गया था और उसे पता था कि कोर्ट के फैसले के बाद में वो जिंदा नहीं बच पाएगी। तो वहां से भागने के लिए एक आर्मी मैन को सेड्यूस करने लगती है और वो आर्मी मैन उसकी बातों में नहीं आता है और ग्लेनोवा को कोर्ट के अंदर ले जाता है, जहां पर उसकी वाइफ मार्था को भी लाया गया था। और उन दोनों को रूल से हटकर एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की वजह से मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों को फिर एक गाड़ी में डालकर एक जगह पर ले जाया जाता है और आखिरी वक्त में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, लेकिन उनके मुंह पर कपड़ा होने की वजह से दोनों चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन उन दोनों की आंखें एक दूसरे से सारी बातें कह रही थी। फिर आखिरी समय में वे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोते हैं और गाड़ी एक जगह पर रुकती है और मार्था को ग्लेनोवा से छीनकर एक जगह पर फांसी पर लटका दिया जाता है। ग्लेनोवा अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख लेती है, लेकिन मजबूर होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है। अब इस तरफ जून के रूम में निक आता है और उसका हालचाल पूछता है और उसी की वजह से जून को अथॉरिटीज से इतनी तकलीफ हुई थी और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे थे, पर दोनों एक दूसरे के लिमिट को जानते थे और लिमिट क्रॉस करने पर क्या सजा मिल सकती थी उन्हें यह भी पता था। तो इसीलिए निक उस रूम से चला जाता है। अब उसी रात को जून को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसे बस देर से पीरियड्स आना शुरू हुए हैं। सीन कट होता है और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर जून और मोरिया के जैसे सरकार के नए लॉ को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन देखते ही देखते बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वहाँ की आर्मी गोली चलाने लगती है। लेकिन आर्मी किसी भी औरत को नहीं मारते हैं और वे लोग बस आम मर्दों को ही मार रहे थे। किसी तरह गोलीबारी में बम धमाके से मोरिया और जून निकल बचते हैं और एक होटल में छुप जाते हैं। अगेन सीन कट होता है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेरेना बहुत खुश थी जून के प्रेग्नेंट होने की बात को लेकर और यहाँ तक कि वो बेबी के लिए एक रूम भी तैयार कर देती है, जो कि वो जून को दिखाती है। जून सेरेना को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसे कल रात को ही पीरियड आया है, जिसे सुनकर अब तक स्वीट बिहेव कर रही सेरेना पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और जून को घसीटकर एक रूम में बंद कर देती है और उसे धमकी देती है कि जब तक वो परमिशन न दे वो इस रूम से बाहर नहीं निकलेगी। अब इधर जब ग्लेनोवा को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया था। अथॉरिटीज की एक लेडी एरिका आकर उसे कहती है कि वो अब बस बेबी को पैदा करने के काम में आएगी। एरिका यहाँ पर ग्लेनोवा को लेस्बियन होने की वजह से उसको गाली देकर उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। अपनी ऐसी हालत को देखकर ग्लेनोवा बहुत ज्यादा रोती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि किस तरह देश में जिसके तहत उनको मौत की सजा सुनाई जाती है और नए लॉ के हिसाब से सभी वुमेन्स को जॉब से निकालकर और उनकी प्रॉपर्टी और पैसों से उनका अधिकार हटाकर उनको बस बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया है और आम औरतों की देश में कोई इज्जत नहीं थी और इसीलिए होटल के वेटर तक मोरिया और जून को गाली दे रहे थे। अब इस सीरीज का तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है इसका चौथा एपिसोड। इस एपिसोड की कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने ये खत्म किया था। जून को अब रूम में बंद करके रखा गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और इसी की उसे सजा मिल रही थी। वो वहीं पर सोते हुए अपने पति और अपनी बेटी को याद कर रही थी क्योंकि वैसा पल अब कभी भी उसकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। अब कई दिनों तक जून ने बाहर का नजारा तक नहीं देखा था। जून को अपने रूम की अलमारी पर लैटिन में कुछ लाइंस लिखी हुई दिखाई देती है और ये जून से पहले वाली हैंडमेड्स ने लिखा हुआ था। इस लाइन का मतलब क्या था और वो हैंडमेड कौन थी और वो अब कहाँ पर है, ये जून को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उन लाइंस को देखकर जून को जीने के लिए कुछ हिम्मत मिलती है। फिर हमें पास्ट की कुछ चीजें दिखाई देती है जहाँ पर जून और मोरिया वहां से भागने का प्लान कर रही थी और मोरिया ने तो एक हथियार भी बनाकर टॉयलेट में छुपा कर रख लिया था और वे दोनों मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में फ्रेड अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था। फ्रेड सेरेना को जून से इतना स्ट्रिक्ट होने के लिए मना करता है और सेरेना यहाँ पर बेबी के लिए कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही थी। उनके घर की मेड नीना जून को खाना देकर जाती है और जून को इस तरह अलमारी में सोता हुआ देखकर नीना एक बार के लिए डर जाती है। जून उसे बताती है कि वो बेहोश हो गई थी और ये बात जाकर नीना सेरेना और फ्रेड को बता देती है। पहले तो सेरेना जून को हॉस्पिटल भेजने के लिए राजी नहीं थी, तब नीना उसे याद दिलाती है कि आज बेबी को कंज्यूम करने के लिए सेक्स सेरेमनी है और तब सेरेना जून को हॉस्पिटल भेजने के लिए मान जाती है। जून बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो इतने दिनों के बाद घर के बाहर जा रही थी
और जून पैदल ही हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन सेरेना उसे कार में भेज देती है। अब कहानी पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर सभी हैंडमेड्स को सेक्स सेरेमनी के लिए रेडी किया जा रहा था और उनको समझाया जा रहा था कि सेक्स के दौरान मास्टर की वाइफ और हैंडमेड्स ऐसी पोजीशन में बैठती है जैसे कि वे दोनों एक फूल हो और मास्टर उन्हीं फूलों में से एक न्यू लाइफ को दुनिया में लाएंगे। अब इन सब से सभी हैंडमेड्स को अजीब लग रहा था, लेकिन वे सभी मजबूर थे और वो चाहकर भी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती थी। सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और जून हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेट कर रही थी। वहीं पर एक और प्रेग्नेंट हैंडमेड बैठी हुई थी और तभी चेकअप के लिए जून को अंदर बुलाया जाता है। जून अंदर एक बेड पर लेट जाती है और आज रात की सेक्स सेरेमनी के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को भी चेक करता है ताकि बेबी को कंज्यूम करने में जून को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब उसी टाइम डॉक्टर जून को एक अजीब बात कहता है कि वो प्रेग्नेंट होने में जून की मदद कर सकता है। जून अगर इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो शायद जून को अब जिंदा भी नहीं रखा जाए, लेकिन जून इस बात को नहीं मानती है। अब घर जाते टाइम जून अपनी फैमिली के साथ में बिताए हुए टाइम को याद करती है और उसका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकडाउन होता है। फिर कार को रोककर निक उसका हालचाल पूछता है, लेकिन वो जून की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। घर जाने के बाद में सेरेना जून से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और जून उसे बताती है कि उसे डिहाइड्रेशन हुआ था। जून सेरेना से रिक्वेस्ट करती है उसे वहां से जाने देने के लिए और ये सब सिचुएशन सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सेरेना उसे कुछ भी नहीं कहती है और उसे रात की सेक्स सेरेमनी के लिए रेडी होने को कहती है। फिर जून अपने रूम में जाकर अलमारी के पास सोकर उन्हीं लाइंस को बार बार पढ़ने लगती है। कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर अथॉरिटीज की एलिजाबेथ नाम की एक औरत को जून टॉयलेट चेक करने के लिए बुलाती है। एलिजाबेथ जब टॉयलेट में जाती है तो मोरिया उसे एक चाकू से डराकर कंट्रोल कर लेती है। फिर जून और मोरिया उसे पाइप रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारते हैं और एलिजाबेथ को ही बांध देते हैं। मोरिया एलिजाबेथ के कपड़े पहन लेती है और फिर दोनों वहां से निकलने लगते हैं। मोरिया ने अथॉरिटीज की यूनिफॉर्म पहनी थी तो कोई भी मोरिया पर शक नहीं करता है और उसे रोकता भी नहीं है। अब अगेन प्रेजेंट टाइम में जून, सेरेना और फ्रेड रिचुअल के रेडी होते हैं। सेरेना बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि फ्रेड किसी और के साथ में इंटीमेट होता है और वो उसे नहीं देख सकती थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेड का स्पर्म काम नहीं करता है तो रिचुअल को अधूरा छोड़कर बाथरूम में चला जाता है। सेरेना उसकी मदद करने के लिए फ्रेड को प्लेजर देने आती है, लेकिन फ्रेड उसे ऐसा करने से रोकता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बेबी नहीं होने की प्रॉब्लम सेरेना की नहीं बल्कि फ्रेड की थी। जून अब रिचुअल के लिए बेड पर ही सो रही थी, लेकिन सेरेना वहां पर आकर जून को अपने रूम में जाने को कह देती है। जून अपने रूम की तरफ जाती है और उसे पता था कि प्रॉब्लम चाहे किसी की भी हो, बेबी नहीं होने का ब्लेम उसी पर आएगा और शायद उसे सजा ही मिलेगी। कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर मोरिया और जून उस टाउन से भागने के लिए प्लान कर रहे थे। वे दोनों एक सड़क तक आ जाते हैं जहाँ पर सरकार से सजा मिले लोगों को फांसी पर लटका कर रखा जाता है और उन लाशों को कीड़े भी खा रहे थे। और तो और कितने ही लोगों की लाशों को आर्मीज उसी तरह लटकाने के लिए ले जा रही थी। ये सब देखकर मोरिया और जून बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अगर गलती से भी दोनों पकड़ी गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। दोनों फिर एक ट्रेन स्टेशन तक आ जाते हैं और स्टेशन पूरी तरीके से बदल गया था, इसीलिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोरिया ने अथॉरिटीज के कपड़े पहने थे तो वो जून को कुछ दूर पर छोड़कर वहीं पर खड़े एक आर्मी से बोस्टन की ट्रेन के बारे में पूछने जाती है और उसी समय जून के पास में कुछ आर्मी के लोग आते हैं और उसे वहां पर खड़ा रहने के कारण पूछते हैं क्योंकि हैंडमेड्स पार्टनर के बिना कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी। जून वहां पर अकेली खड़ी थी और उसी समय ट्रेन वहां पर आती है। मोरिया चाहकर भी जून को नहीं बचाती है, नहीं तो वो खुद भी फंस सकती थी क्योंकि अगर वो अकेले ही वहां से निकल जाती तो शायद वो जून के लिए मदद ला सकती थी। मोरिया अकेले ही ट्रेन से उस नरक से निकल जाती है। जून खुद तो वहां से नहीं निकल पाती है, लेकिन मोरिया के जाने से वो बहुत खुश थी और आखिरी बार दोनों दोस्त एक दूसरे को जी भरकर देखते हैं। सीन अगेन कट होता है और प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर जून फ्रेड के घर पर पहले रह चुकी हैंडमेड्स के बारे में सोचती है कि अब वो हैंडमेड्स कहाँ पर होगी और क्या वो यहाँ से भाग चुकी होगी या फिर उसे भी मार दिया गया होगा। इन सवालों से परेशान जून फ्रेड के स्टडी रूम में जाती है, जहाँ पर फ्रेड के साथ में वो कुछ गेम्स खेलती है और बातों ही बातों में जून फ्रेड से अलमारी पर लिखी हुई उन्हीं लैटिन वर्ड्स के बारे में पूछ लेती है। फ्रेड उसे एक बुक दिखाकर कहता है कि इन वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, ये बस एक जोक है और कहा जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अतीत को भी ये मौका मत दो कि वो तुम्हें नीचा दिखा पाए। जून को फ्रेड से पता चलता है कि पहले वाली हैंडमेड्स मर चुकी है और उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी क्योंकि शायद वो इस भयानक लाइफ को सहन नहीं कर पा रही थी और फ्रेड नहीं चाहता था कि जो कुछ पहले वाली हैंडमेड्स के साथ में हुआ था वो जून के साथ भी हो।
भागने की कोशिश करने पर जून को बहुत बुरी तरीके से सजा दी जाती है। जून के पैरों पर तब तक मारा जाता है जब तक कि वो चल ना पाए। एरिका तो जून को ये तक कह देती है कि जून जैसी लड़की एक वेश्या है और गॉड ने उनको मौका दिया है कि वो दूसरों के लिए बेबी पैदा कर पाए, तो उनको ऐसा करना ही होगा। लेकिन जून की ऐसी हालत में बाकी सभी हैंडमेड से जितना हो सके उन लोगों ने उनकी उतनी हेल्प की। सभी हैंडमेड्स खुद के खाने का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ हिस्सा जून को दे देती थी। अब प्रेजेंट टाइम में जून खुद को संभालती है, क्योंकि भले ही देश बदल चुका हो, उसकी जैसी औरतों के हक बदल गए हों, लेकिन फिर भी उसने खुद को लड़ने के लिए रेडी कर लिया था। भले ही कोई भी उसका साथ न दे, लेकिन सभी हैंडमेड्स थी एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का साथ देने के लिए। और ये हिम्मत जून को उसी हैंडमेड की लिखी हुई लाइन ने दी थी जो कि अभी जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, इस वाले एपिसोड में हमने देखा कि गलती और प्रॉब्लम चाहे किसी की भी हो, लेकिन इल्जाम हैंडमेड्स पर ही आता है। जैसा कि हमने देखा कि फ्रेड में बच्चे को पैदा करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन असल बात समाज में पता चलने पर लोग फ्रेड पर हंसेंगे, तो बेबी पैदा नहीं होने का इल्जाम और सजा जून को ही मिलना थी। शायद इसी वजह से पहले वाली हैंडमेड्स ने सुसाइड कर लिया था, और वही लाइंस थी जिसने जून को हिम्मत दी और उसी तरह सुसाइड करने से उसे रोका। पहले तो जून को उन लाइन का मतलब नहीं पता था, लेकिन बाद में उन लाइन के मतलब ने जून को और ज्यादा हिम्मत दी ताकि वो आगे तक उन लोगों और सरकार के लिए लड़ पाए। तो दोस्तों, ये था द हैंडमेड्स टेल का 3rd और 4th एपिसोड। अगर आप इस सीरीज के और भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के पहले पार्ट की लिंक भी डाल दूंगा, अब वहां पर जाकर पहले उसे देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ।